नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों को मिलकर करना होगा जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 की चुनौतियों का सामना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अक्टूबर के बाद राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनः खोलने के दिए संकेत। कहा, अरुणाचल में पर्यटन क्षेत्र स्थानीय स्तर पर रोजगार और सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत। कहा, एनडीए सरकार ने बुनियादी सुविधाओं का हुआ त्वरित विकास। राजेश ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के कमांडेंट का पदभार संभाला। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन सबसे बड़ी चुनौती और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में दे रही है पूरा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हुई। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय शिखर बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की फार्मा कंपनी ने कोविड-19 पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में जारी रिफॉर्म की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने डेनमार्क से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया। उधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक संबंध है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से दोनों देशों को मिलकर मुकाबला करना होगा। एक्सेलेंसी, पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड देशों का जो एक रूल्स बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन से इस पैंडेमिक से निपटने में मदद मिलेगी। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए। रेगुलेटरी और टैक्सेशन रिफॉर्म से भारत में काम करने वाली कंपनीज को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर चालू है। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमारी वर्चुअल समिट न सिर्फ भारत डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अक्टूबर के बाद राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनः खोलने का संकेत दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम के दौरान श्री खांडू ने कहा कि इस महामारी के चलते पिछले 6 महीनों से पर्यटन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है और हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होने के साथ ही राज्य के राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र रोजगार और प्रदेश की आय का मुख्य स्रोत है। इसे ध्यान में रखते हुए अक्टूबर के बाद पर्यटकों के लिए राज्य के पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं। श्री खांडू ने कहा है कि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे, सड़क और एयरपोर्ट सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के लिए आवश्यक शांति और आधारभूत सुविधाओं का विकास हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 135 नए मामले सामने आए हैं और 98 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
कल आए नए मामलों में से 62 ईटानगर राजधानी क्षेत्र, क्रादादी से 18, ईस्ट सियांग से 8, लोअर सियांग से 7, पापुमपारे जिले से 6, कुरुंग जिले से 4, अपर सुबनसिरी जिले से 3, लोंगडिंग, तवांग, नामसाई, तिरप और अंजाव जिले से 2-2, वेस्ट कामेंग, चांगलांग, लोअर सुबनसिरी और लोहित जिले से 1-1 मामले शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में संक्रमण के कुल 9,000 मामले हैं, जिनमें से 6,495 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,495 लोगों का इलाज चल रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दुलोम ने एक आदेश जारी कर आगामी 13 अक्टूबर तक अन्य राज्यों से कामगारों के आने पर रोक लगा दी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं में लगे श्रमिकों और इमरजेंसी परियोजनाओं के लिए कामगारों के आने पर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 82.88% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और 82,177 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या अब 50,16,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,039 मरीजों की मौतों के साथ मृतकों की कुल संख्या 95,542 तक पहुंच गई है। इधर केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास के संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। Take care of two issues in the country, right nutrition for the people and right lifestyle habits about physical activity and all. We can actually take care of the major part of the health, and of course then aided by many other factors like good quality water, good quality sanitation, good quality air, environment. A strategy has to be planned whereby we can actually ensure that whatever good work has been done and whatever the outcomes of that research are, they are in some manner or the other, by making a good quality public health movement, we are able to ensure that they are delivered to the common people of India. राजेश ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 12वीं बटालियन के कमांडेंट का पदभार संभाल लिया है। पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित बटालियन के मुख्यालय में आज उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1998 बैच के अधिकारी राजेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मनाली के निवासी है। NDRF की 12वीं बटालियन अरुणाचल प्रदेश, अपर असम, मणिपुर और नागालैंड के 61 जिलों में आपदा प्रबंधन सहयोग करती है। श्री ठाकुर इससे पहले कश्मीर और तवांग जिले से विभिन्न पदों पर जिम्मेदार संभाल चुके हैं। पदभार संभालने के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में NDRF के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन सबसे बड़ी चुनौती है और NDRF राहत और बचाव कार्य में पूरा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि NDRF को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है और मुश्किल चुनौतियों से निपटने में बल के जवान सक्षम हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैं जो फ्लडिंग के हिसाब से कह रहा था, तो फ्लडिंग एक बहुत बड़ा इशू है डिज़ास्टर के मामले में। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लडिंग यहीं पे ही होती है। कई इलाके ऐसे जैसे तवांग, जहाँ मैं पहले पोस्टेड था, वहाँ पे साल में कम से कम 8 महीने तो बारिश ही होती रहती है। तो ये डिज़ास्टर के मामले में अगर आप इसका देखें फ्लड्स का, तो काफ़ी है। उसके अलावा अर्थक्वेक के मामले में भी यहाँ पे मेन फॉल्ट लाइन जो है हमारे जो ईटानगर नाहरलगुन के इलाके से जो तिब्बतन जो टेक्टोनिक प्लेट है और इंड्रो ऑस्ट्रेलेशन जो प्लेट है, दोनों का मिलाप होता है। और उसके अलावा छोटी छोटी फॉल्ट लाइन्स भी बहुत है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक के मामले भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। उसके अलावा जो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड इलाका है, यहाँ पे एवलांचेस और लैंडस्लाइड, और अब तो आप देख रहे हैं कोरोना भी काफ़ी सेंसिटिव है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ के जितने लोग हैं NDRF के साथ मिलके हम लोग सब जो मिलके एक सबको एक कैपेसिटी बिल्डअप करना है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली क्षेत्र में हाल ही में स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। निर्जुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी मिनली गई ने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और इस तरह की घटनाओं में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये जो हाईवे स्नैचिंग जो रोबरी है वो भी पिछले एक महीना में काफ़ी ऐसे वारदात आ रहा था थाना में। मैक्सिमम तो ऐसे फॉर्मल एफआईआर देने नहीं आता है, जिसका पैसा जैसे कि 1000 2000 या कम होता है तो लोग आता नहीं है, तो रिलैक्टेंटली मतलब बोलने से भी रिक्वेस्ट करने से भी नहीं आता है। लेकिन जो मेजरली इंसिडेंट हुआ जिसमें से 2 केस हम रजिस्टर किया है फॉर्मल एफआईआर मिलने के बाद, ये यहाँ से नहीं हो रहा था, नाहरलगन में दुनू एरिया में भी यूपीआई या गुमतो रोड में हो रहा था और नाहरलगन में भी हुआ है उनके सुना है। लेकिन वहाँ केस रजिस्टर है कि नहीं वो तो वहाँ का दूसरा पीएस का उसे लोग आपको बेहतर बताएगा। हमारा यहाँ पे 2 केस हमने अभी तक रजिस्टर किया है और ये वारदात जनरली आपका वहाँ पे होता है। ये कंकनाला ब्रिज से ये जो बागेती नाली का बीच में जो एरिया है, खासतौर से शाम को 5 बजे से 8 कोई आदमी कम रहता है तो वहाँ पे रुका के और जो भी गाड़ी ऑक्यूपेंट्स का पास में कैश अमाउंट होता है उसको छीन के उन्हें भाग जाता है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों को आसान शर्तों पर ऋण मिलने से लाभार्थी अपना उद्योग शुरू करने के अलावा दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के लाभार्थी राजधानी क्षेत्र ईटानगर के बोरुम विलेज के निवासी मालो आतू ने बताया कि उन्होंने लोन मिलने के बाद नैपकिन बनाने की इकाई स्थापित की है। उन्होंने कहा है कि इस मार्च में ये इकाई बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उत्पादन देर से शुरू हुआ। श्री मालो आतू ने युवाओं से सरकार की रोजगारपरक योजनाओं का लाभ उठाकर अपना उद्यम शुरू करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की है। ताकि बिजनेस तो एक तो होना चाहिए। ऐसे जब हम लोग प्लानिंग कर रहा था उस समय में एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना स्कीम एक तो शुरू किया, तो उसी में हमने प्रोजेक्ट अप्लाई किया था। तो उसका थ्रू से हमको मिला है ये प्रोजेक्ट, जो स्पेशली जो हमारा यूथ है जो भी पढ़ा लिखा है, तो हर कोई को कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए कि अपना जो हम जैसे आज शुरू किया तो हम 1-2 हमारे जो लोकल यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हम दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर 100 यूथ शुरू करेगा तो हम 200 यूथ को एम्प्लॉय दे सकता है। तो इस हिसाब से इसमें हमको भी फ़ायदा है और हमारा लोकल यूथ को भी फ़ायदा है, तो हमको शुरू करना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब को ही हमको देखते रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका लिमिटेड है। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में, ये प्रोडक्शन सेक्टर में, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग को जितना भी स्टेट का जो यूथ है हम लोग को जाना चाहिए। ईस्ट सियांग जिले के होंदी ताकी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में जिले में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि पासीघाट में एयरपोर्ट, स्टेडियम और त्वरित गति से राजमार्गों के निर्माण से लोगों का जीवन आसान हुआ है। श्री ताकी ने कहा है कि बोगीबिल पुल बनने के जाने के बाद ईस्ट सियांग जिले से असम के डिब्रूगढ़ के बीच यातायात में कम समय लग रहा है, जिससे व्यवसायियों, विद्यार्थियों, मरीजों सहित सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। मोदी का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जैसे लाइक पासीघाट आज हाईवे का सेंटर हो गया। लाइक पंगिन बोलेंग हो, यिंगक्योंग हो, टूटिंग येलिंग हो, सब 2 लेन। देन यहाँ से पासीघाट से लेफ्ट एरिया अप टू तेजू नामसाई सब 2 लेन। हमारे यहाँ पासीघाट में स्टेडियम बन के तैयार हो गया। लाइक अभी खेलकूद में हमारे बाल बच्चा जो है अभी पूरा स्टेडियम को यूज़ करके खेल रहे हैं। आज हमको बेमार हजार में जैसे पासीघाट से रिपेयर करते हैं डिब्रूगढ़ के लिए, तो हमको डिब्रूगढ़ पासीघाट टू डिब्रूगढ़ 4 to 5 आवर्स लगता था, लेकिन आज हवाई जहाज़ आ गया मोदी की वजह से, तो हम आज 9 मिनट में पहुंचते हैं। गरीब लोग उन लोग बाया रोड 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बोगीबिल में इतना अच्छा ब्रिज बना के रखा हुआ है मोदी जी, इसलिए मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ।
राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले से बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। वे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगत सिंह की शौर्य गाथा सदियों तक देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर आज 91 वर्ष की हो गई है। भारत रत्न से सम्मानित स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने 7 दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा में महिला पार्श्व गायिका की भूमिका अदा की। स्वर कोकिला लता जी की कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। श्री मोदी ने कहा है कि वे अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें हमेशा लता जी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।